नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। कोरोना का आंकड़ा अब इस साल पहली बार 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया, यानी 1 लाख से ज्यादा केस हर दिन आने लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, दूसरी रफ्तार से भी तेजी से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो जिंदगी की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन राजनीति की रफ्तार में इन सब के बावजूद भी कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। तभी तो सबसे ज्यादा इंडिया आज यही जानना चाहता है कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन नेताओं से राजनीति या चुनावी रैलियों का मोह क्यों नहीं छूट रहा। क्या योगी को चुनाव लड़ने के लिए अयोध्या पसंद है? इस खबर पर भी लोगों की आज हमको बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग मिली है। 22% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तो तीसरी लहर में आस्था वाली डुबकी पर पाबंदी लगेगी या नहीं, इंडिया ये भी जानना चाहता है, क्योंकि संक्रांति से देश के कई इलाकों में कई सारे मेले, कई सारे धार्मिक उत्सव शुरू होने वाले हैं। 20% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तो आज की पहली पसंद बनी कोरोना की खबर पे हम आपको दिखाएंगे, उस खबर पर हम आएंगे। लेकिन इस बीच मुझे बताया जा रहा है बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर पर नजर आते हैं। और ये बड़ी खबर यूपी से है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की संभावना है, जिस तरह की खबर हमको मिल रही है। अभी तक मथुरा का नाम भी चल रहा था अयोध्या के साथ साथ। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। पंकज के पास सीधे लिए चलते हैं। पंकज, तो ये माना जाए कि अभी मथुरा से नहीं, अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री? सुमित, आप जानते हैं कि राजनीति में सिर्फ संयोग नहीं होता है कि आज वो गए थे योगी आदित्यनाथ, चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उससे पहले जिस तरीके से संगठन और सीएम के कुछ करीबी लोगों ने वहां बीजेपी के बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की, उनसे फीडबैक लिया, उनको किट दिया, ये जानने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर यूपी में कहां तक जा सकता है। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद अयोध्या है। और अगर मैं आपसे आगे बढ़ के पूछूं एक सवाल, अगर आप इजाजत दें, मथुरा क्यों नहीं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पश्चिम भी समझ जाएगा अगर मथुरा से लड़ते हैं तो। पश्चिम में जो कि बीजेपी के विपरीत माहौल बताया जा रहा है, जाट नाराज, किसान नाराज, एटसेट्रा एटसेट्रा। बीजेपी के थिंक टैंक का ये मानना है कि पश्चिमी यूपी में हालात बीजेपी के लिए अनुकूल है, पूर्वांचल में मुकाबला है, और ये जो राम का जो नाम है वो बीजेपी के लिए हमेशा से संजीवनी रहा है। तो अयोध्या से अगर योगी चुनाव लड़ते हैं, चूंकि काशी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, तो उसका जो मैसेज है ना, वो सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के बाहर पूरे देश के लिए भी होगा, क्योंकि योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक भी है। चलिए पंकज, इस अपडेट के लिए शुक्रिया। तो योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। इंतजार है बीजेपी की पहली लिस्ट का। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा पिछले 3 दशक से बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे को, जो यूपी का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको मैदान में आखिरकार क्यों ना उतारे। तो बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी में है। राम मंदिर निर्माण की बात कर हिंदुत्व और अयोध्या मॉडल के जरिए विकास का एजेंडा पूरे यूपी तक पार्टी पहुंचाना चाहती है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या में योगी, गोरखपुर में योगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र, वो शहर जिसने उन्हें आध्यात्म से जोड़ा और फिर सियासत से भी। और ये तस्वीर है अयोध्या की, जो योगी आदित्यनाथ के दिल के बेहद करीब तो है ही, और चर्चा इस बात की है कि अब अयोध्या बन सकता है योगी की नई कर्मस्थली। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर मामला अटका हुआ है। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग कभी भी कर सकता है, लेकिन उसके ठीक पहले योगी का पहले गोरखपुर और फिर अयोध्या जाना और जाते जाते वहाँ के लोगों को टैबलेट
और स्मार्टफोन का गिफ्ट देना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि योगी के मन में जितनी जगह गोरखपुर के लिए है उतनी ही अयोध्या के लिए भी है। अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। पिछले करीब 5 साल में मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बाद यूपी के किसी शहर का सबसे ज्यादा दौरा किया है तो वो अयोध्या ही है। योगी के मन में अगर अयोध्या है तो उसके पीछे कई वजहें हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ले रही है। पिछले 5 सालों में अयोध्या का पूरी तरह मेकओवर हो गया है। योगी की कोशिश से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे में अयोध्या आ गया है। योगी हर साल दिवाली पर भव्य कार्यक्रम कराते हैं। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं। अयोध्या ने लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेता योगी के मथुरा से लड़ने की मांग भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। अयोध्या और मथुरा बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में ये दोनों फिट बैठते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी का मन अयोध्या में अटका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, अयोध्या कहीं से भी चुनाव लड़े, ये पार्टी को तय करना है, उनको तय करना है, ये उनका फैसला है। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत स्पष्ट है। वो ये कि चुनाव आप धर्म की नगरी से लड़ें या कर्म की नगरी से, जरूरी है कि चुनाव जीतने के लिए हर वोटर का दिल जीतने की बात होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए मुझ तक भेज सकते हैं। रोज हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल हमारे पास आती हैं। हम कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाते हैं कि सहमति के लोग ज्यादा हैं या असहमति के लोग ज्यादा हैं। एक बार फिर राय को दोहरा देता हूं, हर वर्ग को जोड़ने के मकसद से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। वैसे योगी कहां से चुनाव लड़े, जब सी वोटर के सर्वे में एबीपी न्यूज ने सवाल यूपी की जनता से पूछा था तो 37% लोगों ने अयोध्या का नाम लिया था, 22% लोगों ने उन्हें मथुरा से लड़ने के लिए कहा, 21% लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों जगहों से ना लड़ने की बात कही थी, और 20% की कोई राय नहीं थी। तो सी वोटर के सर्वे में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि ज्यादातर लोग चाहते हैं या मानते हैं कि उनको अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल चुनावी राजनीति की विडंबना है कि ये मुद्दों की बजाय समीकरणों, जातियों के गणित और भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर चलता है। राजनीतिक दल इसी आधार पर अपनी रणनीति तैयार करते हैं। अब अयोध्या और मथुरा से अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो उसके पीछे भी बीजेपी की एक रणनीति होगी। वो क्या है, समझिए। योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो सिर्फ अवध ही नहीं, पूरे यूपी में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में कामयाब होगी। दूसरी तरफ मथुरा से लड़े तो जाटलैंड में किसान आंदोलन से हुए सियासी डैमेज को कम करने में पार्टी कामयाब हो सकती है, अपने सबसे बड़े चेहरे को पश्चिम में यानी मथुरा से लड़ाने के बाद। अयोध्या में योगी अपनी सरकार का डेवलपमेंट मॉडल सामने रख कर लड़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ मथुरा को अयोध्या जैसे बनाने का विजन पेश करके वो चुनावी मैदान में जा सकते हैं। अयोध्या से लड़े तो हिंदुत्व का मैसेज देने में बीजेपी कामयाब होगी, तो मथुरा के जरिए ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार हो सकता है, क्योंकि पश्चिम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय भी रहता है। योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव में बीजेपी का चेहरा है, ये बात बीजेपी के
हर बड़े नेता ने कही है, लेकिन घोसी के पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं, उनके अलग सुर सुनाई दिए हैं। उनका संकल्प तो कभी पीएम मोदी के करीबी रहे पूर्व आईएएस अफसर ए.के. शर्मा को सीएम बनाने का, यानी बीजेपी के पूर्व सांसद प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले ए.के. शर्मा, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, जो हाल ही में यूपी की राजनीति में जिनका पदार्पण हुआ है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हुए घोसी के पूर्व सांसद सुनाई दे रहे हैं। देखिए पूरा माजरा क्या है। भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे। मैं आजीवन शर्मा जी का और मऊ की जनता का ऋणी हूं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। तारीख थी 4 जनवरी 2022 की। वीडियो है मऊ में बीजेपी के कार्यक्रम का। भाषण दे रहे शख्स हैं घोसी से बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर। उनके बगल में खड़े हैं यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और एमएलसी ए.के. शर्मा। इस मंच से तीन बार ए.के. शर्मा को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेने का ऐलान हुआ। शर्मा जी हाथ जोड़कर इस संकल्प को स्वीकारते रहे, पर यूपी बीजेपी का चेहरा तो योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये शर्मा जी कहां से आए? पहले आपको बता देते हैं ए.के. शर्मा का परिचय। ए.के. शर्मा 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं ए.के. शर्मा। पीएम मोदी के साथ 20 साल तक काम किया है। 5 साल तक पीएमओ में भी काम किया है। ए.के. शर्मा ने प्रशासनिक सेवा से यूपी की राजनीति का रुख किया था। तब बीजेपी में उथल पुथल मच गई थी। माना जा रहा था कि ए.के. शर्मा को सरकार में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और एमएलसी भी। अब ऐन चुनाव से पहले पूर्व सांसद का यह शगुफा हवा में उछालना क्या संकेत देता है? ए.के. शर्मा से जब एबीपी न्यूज ने सवाल किया तो वो माइक हटाकर चलते बने। हरि नारायण राजभर ने कहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। ये बात उठने लगी है कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या सोचते हैं? धन्यवाद, आपको धन्यवाद। हो सकता है कि हरि नारायण राजभर जोश में ये कह गए हों, लेकिन उनकी बात पर शर्मा जी की मौन स्वीकृति क्या कहती है? एबीपी न्यूज के सवाल पर उनकी चुप्पी क्या इशारा करती है? और ए.के. शर्मा साहब से जब मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने पूछा तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक एमएलसी भर हूं या पार्टी का एक कार्यकर्ता भर हूं। अमूमन नेता ऐसा कहते हैं। उन्होंने उल्टा संजय त्रिपाठी को धन्यवाद कहा और आगे चले गए। क्या चल रहा है बीजेपी के टॉप लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में, ये वाकई में आज सभी लोग सोचने पर मजबूर होंगे। क्यों ए.के. शर्मा का नाम अचानक चुनाव के ऐन पहले सामने आ रहा है? तो एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता ही सीएम पद को लेकर अपने बयानों से इस कंफ्यूजन को पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी में बात बनी या नहीं, इसे लेकर भी कंफ्यूजन है। यानी दोनों खेमों में कंफ्यूजन है। कल अखिलेश और जयंत की मुलाकात हुई थी, वो आपने तस्वीरें देखी थी एबीपी न्यूज पर सीटों को लेकर बात अभी भी फाइनल नहीं हुई है। आखिर कहां पर पेच फंसा है, इसको समझते हैं। पंकज झा के मुताबिक, मेरे सहयोगी ने यह रिपोर्ट हमको दी है कि दोनों दलों में गठबंधन तो तय है, यानी उसको लेकर दिक्कत नहीं है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटें भी तय हैं, ऐलान होना बाकी है। क्योंकि जो सीटें बटी हैं आपस में, उस पर कौन चुनाव लड़ेगा ये बात तय नहीं हो पाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और आरएलडी के कुछ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी भी अंतिम राय नहीं बन पाई है दोनों बड़े नेताओं के बीच में। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश और जयंत के साथ
इस तस्वीर में जो सोमपाल शास्त्री दिख रहे हैं, उन्होंने कभी चौधरी अजीत सिंह को हराया था। फिलहाल सोमपाल शास्त्री जयंत की तरफ से अखिलेश से सीटें फाइनल करने में जुटे दिखाई देते हैं और जल्द ही इन दोनों के बीच एक और मुलाकात होगी, जिसमें शायद इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाए। गठबंधन, जातियों का गणित बैठाना, वोटों का गुणाभाग, ये सब कुछ हो रहा है सत्ता के लिए। लेकिन अब देखिए, पंजाब में पीएम के काफिले को रोके जाने की घटना को लेकर सियासी तौर पर बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। मामला सिर्फ पंजाब तक अब सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी ने इसे सियासी हथियार बना लिया है, तो कांग्रेस इसके जरिए पंजाब में चुनावी गणित साध रही है और इस बात को उकेरने में लगी हुई है कि बीजेपी के नेता जब पीएम की सुरक्षा में सेंध की बात करते हैं तो वो पंजाबियत का विरोध कर रहे हैं। वो पंजाबियों के उनका जो प्यार है अपने देश के लिए, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इस मामले को भुनाने की होड़ है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। ये संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। पंजाब सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहाँ आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राज्यपालों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पीएम की जान लेने की साजिश की है। कांग्रेस की यह साजिश थी कि कोई भी किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई झगड़ा, कोई उत्पात पैदा होता, वहाँ पे लोगों को चोट लगती और एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। बीजेपी ने इस मामले को साजिश का एंगल दिया तो कांग्रेस ने आरोपों का जवाब देने के लिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को उतार दिया। ये एक ड्रामा है कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया। इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने घटना का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीएम की गाड़ी के करीब बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। किसान मोर्चा का आरोप है कि यह सारा किया धरा बीजेपी का है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत मिले हैं कि कोर्ट मामले की जांच के लिए अपनी तरफ से एक कमेटी बना सकता है। कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बनी कमेटियों को अपना काम रोक देने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड संरक्षित किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पीएम की सुरक्षा में चूक के आरोपों की सही तस्वीर सामने आना जरूरी है, लेकिन जब तक ये सामने आएगी तब तक सियासत में यूं ही हड़कंप मचा रहेगा, क्योंकि सीजन चुनावी है और सवाल वोट का है। दिल्ली में निपुण सहगल के साथ जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। ये मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। जाहिर है इसकी गंभीरता बड़ी है, इसलिए राजनीति होने की बजाय इसमें सच जनता के सामने जरूर आना चाहिए। और अब आज की अपनी लीड स्टोरी पर अपनी राय आपके सामने फिर आपको रख देता हूं।
योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना वाली आज की मुख्य स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि चुनाव आप धर्म से लड़ें, धर्म की नगरी से लड़ें या कर्म की नगरी से लड़ें, जरूरी है कि चुनाव जीतने के लिए हर वोटर का दिल जीतने की बात होनी चाहिए। मेरी राय से अगर आप सहमत हैं तो आप मुझे मिस कॉल करें। अभी तक 83% लोग सहमत हैं, 17% असहमत हैं। सहमत का नंबर है 7823944001। आपकी मिस कॉल का हमें इंतजार है और असहमत के लिए 7823944002 इस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। कोविड की, कोरोना की, ओमिक्रॉन की जो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी लहर जैसे हालात देश में बनने लगे हैं। पाबंदियां लगातार लागू की जा रही हर एक राज्य में, हर एक शहर में, लेकिन राजनीति पर कोई पाबंदी नहीं है। नेता कोरोना पर ज्ञान तो जमकर बांट रहे हैं, लेकिन राजनीति का मोह, लंबी लंबी रैलियों का मोह उनसे नहीं छूट रहा है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि नेताओं की वजह से, राजनीतिक पार्टियों की वजह से क्यों कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये बात इसलिए याद दिलानी पड़ी क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर कहर ढा रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार पहुंच गई है। 302 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 27 राज्यों में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। एक हफ्ते में 4 लाख के करीब केस आ चुके हैं। लेकिन राजनीतिक दल और नेता हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। सबसे पहले चलिए यूपी के गोंडा। अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने, जिनकी मौत पिछले साल कोरोना की वजह से हुई थी। लेकिन देखिए उसी कोरोना को कैसे अखिलेश की मौजूदगी में दावत दी जा रही है। पंडित सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होती कि अखिलेश सादे भाव से जाते और प्रतिमा का अनावरण करके लौट आते, लेकिन उन्हें तो भीड़ जुटानी थी। मंच के आसपास आप समर्थकों को देखेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे, भीड़ देखेंगे, कार्यकर्ताओं को देखेंगे। मास्क बिल्कुल नदारद और भीड़ ऐसी कि जो कोविड में डराए। गोंडा से अब चलिए राम की नगरी अयोध्या। कार्यक्रम छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए आयोजित किया गया था। मंच सजा था, माहौल बना था, मुख्यमंत्री खुद बैठे थे, लेकिन मास्क नदारद थे। नेताओं के चेहरे भी बिना मास्क चमक रहे थे। नेता तो नेता, जनता जनार्दन भी कम नहीं। और कई राजनीतिक दल अपने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं जिनको फिलहाल कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बीच इस तरह के आयोजन भी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जिसमें भारी भीड़ जुट रही है और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना बहुत सारे लोग मास्क लगाकर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अयोध्या से अब चलिए जयपुर। ये तस्वीर कल शाम 4 बजे की है, जब पीएम की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और मास्क उतारकर प्रोटोकॉल का पालन करें, वो डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ठीक 2 घंटे बाद गहलोत का ये ट्वीट आता है। लिखते हैं कि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और आखिर में वही लाइन जो फैशन बन गई है, जो संपर्क में आ गए वो टेस्ट करा लें। अफसोस कि बढ़ते कोरोना में भी राजनीति हावी है। गोंडा से अजय दुबे, अयोध्या से संजय त्रिपाठी और जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। और हम बार बार कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े, आप भी अपना ख्याल रखें, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों से दूर रहें, भीड़ से दूर रहें। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं। उसके जरिया बहुत साफ है, मास्क पहनिए, हर हाल में मास्क पहनिए।
एबीपी न्यूज #मास्क अप इंडिया नाम की मुहिम चला रहा है। आपकी सेल्फी हम मंगाते हैं, मास्क पहनी हुई आपकी तस्वीरों को यहाँ दिखाते हैं। मकसद साफ है कि आपकी तस्वीरों के जरिए बाकी हिंदुस्तानियों को प्रेरित करना कि वो भी मास्क पहन के जरूर रहें। इसीलिए बहुत जरूरी है मास्क पहन कर रहना। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कोरोना काल में। तो इसीलिए कोरोना मुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग क्या कदम उठा सकता है, इसको लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को चुनाव आयोग के बड़े सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसको आपको बता देते हैं। बड़ी नहीं, छोटी छोटी रैलियों को मंजूरी देने के मूड में इस बार आयोग है। 10,000 की क्षमता वाले मैदान में 2,000 लोग ही बुलाए जाएं, ऐसी इजाजत दी जा सकती है। चुनाव आयोग के सूत्र जो हमको बताते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रैली में आने वाले लोगों के लिए दोनों डोज लगी होनी जरूरी भी की जा सकती है, चुनाव आयोग के सूत्र हमको बताते हैं। पार्टी की रैलियों में 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की अपील राजनेताओं से कराई जाएगी ताकि उनके फॉलोअर्स जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो इसका पालन जरूर करें। एक तरफ तो सुरक्षित चुनाव की मांग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आस्था के मेलों में भीड़ जुटाने की भी तैयारी है। हमने ये मुद्दा कल भी इंडिया चाहता है में उठाया था, लीड स्टोरी के तौर पर आपने पसंद किया था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से ले लिया है और मेले के दौरान सख्ती से नियमों के पालन की बात अब कोर्ट कह रहा है। यानी हमारी बात का असर अदालतों तक तो दिखाई दे रहा है, पर नेताओं पर भगवान जाने। कोविड जैसे आ रहा है, अगर एक हॉस्पिटल को 75 डॉक्टर्स को कोविड हो गया तो हम क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट करें? इसे कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना। कलकत्ता हाईकोर्ट में गंगा सागर मेले को रोकने के लिए याचिका दी गई थी, लेकिन अदालत रोक लगाती उससे पहले ममता सरकार ने अदालत में हलफनामा देकर अड़ंगा लगा दिया। कह दिया कि टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक इंतजाम मुकम्मल होंगे, कुछ भी हो जाए कोरोना फैलने नहीं देंगे। आखिर में अदालत ने शर्तों के साथ मेले की अनुमति दे दी। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव सुनिश्चित करेंगे कि मेले के दौरान कोरोना मानकों का पूरी तरह पालन हो। कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस बात पर नजर रखेगी कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। कमेटी में पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष, बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होगा। तीसरी लहर की चपेट में है हम, तो क्या आस्था की डुबकी बंद नहीं कर सकते हम? देश देख चुका है हरिद्वार में कुंभ के बाद फटा था कोरोना पर। एबीपी न्यूज ने चेताया तो यूपी में रोकी गई थी कांवड़ यात्रा। साल बदला है, कोरोना का सितम नहीं। प्रयागराज में लगने वाला है माघ मेला और बंगाल में सजने वाला है गंगा सागर मेला। मेले में जुटेंगे करोड़ों भक्त, लेकिन हम कब होंगे कोरोना पट्टा? बंद हो मेले ताकि कोरोना हमारी जिंदगी से ना खेले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।